हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे निर्माण अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इतिहास में गुप्त वंश देख रहे हैं। अब गुप्त वंश का हम आज हमारा वीडियो होगा, क्योंकि इसमें हमारा साहित्य देखना है। साहित्य में हमने देख लिया था, व्यवस्थाएं उनकी देख लिया था, कला के बारे में देखा था, उस समय कला कैसी थी, उसमें कई सारे मंदिरों का निर्माण हुआ, ना कि बौद्ध के जो चैत्य होते हैं और उनके जो रहने के स्थान को क्या कहते हैं, उनके वो जो रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बिहार कहते हैं। बौद्ध जहाँ रहते हैं उन्हें बिहार कहते हैं। यानी चैत्य और बिहार की जगह यहाँ पर मंदिरों का ज्यादा निर्माण हुआ, ये हमने देखा था। इसमें कई सारे मंदिर आ जाते हैं आपके, जैसे विष्णु मंदिर है, शिव मंदिर है, पार्वती मंदिर है, कई सारे मंदिर है। तो इसके आगे आज हम देखेंगे इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, गुप्त वंश की अर्थव्यवस्था। गुप्त वंश, और इसमें भी क्या देखना है, इनकी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था आप सभी को इतना तो पता ही होगा कि इस समय जो मुख्य अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार होता था वो क्या होगा, कृषि होगा। और जो कृषि होगा और पशुपालन होगा, क्योंकि इस समय यहाँ कोई औद्योगिक और वो कंपनियां तो थी नहीं। क्या था, खेती थी जिससे कृषि करते थे लोग, और क्या होता था, पशुपालन करते थे, जो कि भैंस गाय ये सब रख के अपना पशुपालन, इसमें जो है इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण था। अब देखते हैं कि इनकी जो अर्थव्यवस्था था उस समय जो है कैसी कैसी भूमि रहती थी और कर कितने प्रकार के लिए जाते थे। तो अगर हम देखें तो गुप्त वंश में कर को क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। गुप्त वंश में इस समय कर यानी टैक्स को, कर यानी टैक्स को क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। भाग कहा जाता था। तो कर को इस समय क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। इसमें अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमें यह देखना है, दो प्रकार के कर होते थे। एक होता था आपका उपद्रंग कर, जो कि काश्तकारों यानी जो जमींदार होते थे उस समय, काश्तकार यानी जो काम करते थे, जो ठेकेदार, उस तरह उनके ऊपर लगाया जाता था। और यह एक होता था उपरिकर क्रय, यह अस्थायी कृषि करने वालों पर लगाया जाता था, यानी जिनका कोई स्थायी नहीं रहता था कि यही हमेशा रहेंगे। और जो स्थायी होते थे उनके ऊपर कौन सा लगता था, उपद्रंग कर। तो देख हम इस समय दो प्रकार के रहते थे। इस समय कर दो प्रकार के थे। पहला देखते हैं उपद्रंग। ये कैसा होता था, यह जो है उपद्रंग जो था यह स्थायी काश्तकारों पर लगाया जाता था। यह स्थायी काश्तकारों पर लगाया जाता था। स्थायी यानी कि अगर हम बात करें तो यानी इनका जो परमानेंट रहता था, स्थायी। और एक जो हमारा होता है, एक हमने देखा उपद्रंग, और दूसरा जो है हमारा उपरिकर। कौन सा, उपरिकर यह अस्थायी काश्तकारों पर लगाया जाता था। उपरिकर यह अस्थायी लोगों पर लगाया जाता है। यह अस्थायी काश्तकारों या कृषकों पर, काश्तकारों बोले या कृषकों पर लगाया जाता था। यानी कि ये स्थायी नहीं रहते थे। और ये उपद्रव जो होता था यह स्थायी लोगों पर लगाया जाता था, और यह अस्थायी लोगों पर लगाया जाता है। ऊपरी का मतलब होता है ऊपरी, यानी कि जो कभी कभार। अब उपद्रव ये हमेशा लोगों यानी जो स्थायी होते थे उनके ऊपर लगता था, और जो उपरिकर है ये अस्थायी लोगों पर लगाया जाता था। ठीक, अब हम देख लेते हैं इस समय भूमि के प्रकार। कई प्रकार की भूमि होती है, जैसे बंजर होती है, कुछ खेती करने योग्य होती है, कुछ में जंगल होता है। तो देखते हैं इस समय मुख्यतः कितने प्रकार की भूमि थी। तो इस समय चलिए देखते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं हम। स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा और साथ ही साथ आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि
अक्सर आ जाते हैं क्वेश्चन कभी कभी। तो हमें क्या देखना है इस समय की भूमि के प्रकार, भूमि के प्रकार, यानी कितने प्रकार की भूमि इस समय रहती थी। तो इसमें पहली देखेंगे, पहली प्रकार जो होती थी कौन थी? क्षेत्र। क्षेत्र किसे कहते? क्षेत्र किस प्रकार की भूमि कहते थे? जो खेती करने योग्य होती थी। क्षेत्र, क्षेत्र यह भूमि, यह भूमि खेती करने योग्य। ये जो क्षेत्र होता था ये कैसी भूमि होती थी? यह खेती करने योग्य भूमि होती थी। अगला हम देखते हैं वास्तु। यह वास करने योग्य यानी निवास करने योग्य होती थी। वास्तु, वास करने योग्य, वास करने योग्य भूमि, योग्य भूमि। ठीक, अगली देखते हैं। पहला हमने क्षेत्र, दूसरा वास्तु देखा, तीसरा हम देखते हैं गोचर या चारागाह। वास्तु, गोचर या चारागाह, गोचर या चारागाह। इससे तो नाम से ही पता चलता है यह कैसी भूमि रहती थी। यहाँ जो है चारागाह यानी चारा रहता था, पशुओं के लिए चारा योग्य भूमि होती थी, जहाँ पशुओं के लिए चारा। तो ये पशुओं के लिए, पशुओं के लिए ये चारा योग्य, चारा योग्य। ठीक, 3 देखा। अगली देखते हैं चौथी। चौथी कौन सी थी? तो जो चौथी थी वो थी सिल भूमि। सिल, सिल जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती थी। कौन सी? सिल भूमि। सिल जो है ये कैसी भूमि होती थी? जोतने योग्य नहीं होती थी, जोतने योग्य नहीं होती थी, नहीं होती थी। अगला देखते हैं पांचवी। पांचवी कौन सी है? पांचवी हमारी अपरहद, बिना जोती हुई जंगली भूमि। अपरहद, अपरहद, अपरहद क्या है? अपरहद बिना जोती हुई, जोती हुई जंगली भूमि। देखिए सिल जो आपकी होती थी वो जोतने योग्य नहीं होती थी, यानी कि ऐसी जमीन कई जगह आप देखते होंगे जहां हल नहीं चलाया जा सकता। और ये अपरहद जो होती थी वो जंगली भूमि होती थी, जो बिना जोती हुई, यानी जोती नहीं गई। अब जंगली भूमि कौन जोतेगा? तो ये अपरहद किसे कहते थे? जंगली भूमि कहते थे। गोचर यानी चारागाह, इसमें पशुओं के लिए चारा होता था। और वस्तु, वस्तु अगर बात करें तो वास करने योग्य भूमि। और क्षेत्र जहां पर खेती होती थी, यानी जहां पर फसल उगाई जा सकती थी, सबसे अच्छी भूमि कौन सी थी? क्षेत्र भूमि। ठीक, अब हम इसके आगे हम देखेंगे इसका साहित्य के बारे में। गुप्त काल का साहित्य, गुप्त वंश का साहित्य देखेंगे। साहित्य में हम देखेंगे कि इनके यहाँ 9 कवि रहते थे जो कि संस्कृत के विद्वान थे, जिसमें से आपके प्रमुख थे कालिदास, और भी आपके थे। तो कालिदास को क्या कहा जाता है? उन्हें जो है संस्कृत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास को संस्कृत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो देखते हैं, हमने देखा था कि इनके समय यानी गुप्त वंश में, अब हमें क्या देखना है? साहित्य, साहित्य, साहित्य। हमने देखा था कि इनके दरबारी यानी जो राजभाषा थी वो कैसी थी? संस्कृत थी। और इस समय सबसे ज्यादा किस भाषा का प्रयोग हुआ है, यानी किस भाषा का प्रचार हुआ है या बढ़ी है? संस्कृत भाषा हुई है, ये मैंने आपको सब पहले बता दिया है। अगला हम देखते हैं, इस समय कई सारी पुस्तकों, यानी जिन लेखक थे इनके यहाँ, कवि थे, कई सारी पुस्तकों का निर्माण हुआ है। तो देख लेते हैं। इधर देखते हैं हम पुस्तक,
इधर पुस्तक और इधर लेखक का नाम, यानी किसने लिखा। ठीक, ये पुस्तकें पूछी जाती हैं तो आप याद रखिएगा। जो कुछ इंपॉर्टेंट है उन्हें हम देखते हैं। जैसे हम देखते हैं मृच्छकटिकम, कौन है? मृच्छकटिकम, 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 इसको किसने लिखा है? इसके जो लेखक है आपके मृच्छकटिकम के, वो है शूद्रक। कौन है? शूद्रक, शूद्रक। ये हमारी पहली हो गई। अगली पुस्तक देखते हैं, मुद्रा राक्षस या देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस या देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। इसको हमने देखा था। ये देवी चंद्रगुप्तम, इसमें किसकी कहानी है? तो यानी रामगुप्त की पत्नी देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय की कहानी। इसे किसने लिखा है? इसे लिखा है विशाखा दत्त ने। किसने लिखा है? इसके लेखक जो है वो है विशाखा दत्त, विशाखा दत्त। ठीक, इसके लेखक कौन है? विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाखा दत्त है। फिर हम देखते हैं पंचतंत्र, पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। पंचतंत्र के लेखक विष्णुगुप्त है। ये सॉरी, विष्णुगुप्त नहीं, आपको विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा है, सॉरी, विष्णुगुप्त नहीं, विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। फिर अगला हम देखते हैं जो कि हमारी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण हमारी कामसूत्र, जिसे किसने लिखा है? वात्स्यायन ने। कामसूत्र, कामसूत्र, कामसूत्र किसने लिखा? वात्स्यायन, वात्स्यायन ने लिखा है। अगला हम देखते हैं, हमने देखा मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस या देवी चंद्रगुप्तम, पंचतंत्र, कामसूत्र। अगला हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास ने। महाभारत, ये सभी को आपको पता भी है। महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास, वेद व्यास। महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा। ये तो हर व्यक्ति को लगभग लगभग पता होता है। अगला हम देखते हैं सूर्य सिद्धांत किसने लिखा? आर्यभट्ट ने लिखा है। सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत किसने लिखा? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने। किसने लिखा सूर्य सिद्धांत? आर्यभट्ट ने लिखा है। अगला हम देखते हैं निघंटू। कौन सी? निघंटू, निघंटू। इसे किसने लिखा? इसे आपके लिखा है धन्वंतरी ने। धन्वंतरी, धन्वंतरी। किसने लिखा? धन्वंतरी ने। इसे किसने लिखा? धन्वंतरी ने लिखा। तो ये है आपकी कुछ प्रमुख पुस्तकें जिन्हें आप याद रखिएगा, जिसमें से आपकी ये और ये ज्यादातर पूछे जाते हैं सभी पुस्तकें। ये आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इन्हें भी याद रखिएगा, शायद कभी पूछ ले। सूर्य सिद्धांत किसने लिखा? आर्यभट्ट ने। और निघंटू किसने लिखा है? तो धन्वंतरी ने लिखा। इतना आपको समझ में आया होगा, इतना आप नोट करिए। फिर इसके आगे कुछ नहीं, मैंने आपको बताया था कि जो सुदर्शन झील है उसमें उसके निर्माण कौन करवाता है? चंद्रगुप्त मौर्य करवाता है। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का यानी कि सभी के जो राज्यपाल थे वही इसका निर्माण करवाते हैं, वही उसमें सुधार करते हैं। तो देख लेते हैं थोड़ी सी उसके बारे में। और बस आज से यहाँ से आपका गुप्त वंश समाप्त होता है। जो लोग नए हों वो जाकर हमारे चैनल में, निर्माण अकेडमी यूट्यूब चैनल में जाकर के पूरी वीडियो देख सकते हैं। स्टार्टिंग से आपको मिलेंगे पूरी इतिहास, क्योंकि अगर आप बीच से आएंगे तो आपको उतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा।
देखते हैं सुदर्शन झील में कौन कौन किस किस राजा ने अपना योगदान दिया। सुदर्शन झील, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील में हमने पहले देखा था, इसका निर्माण किसने करवाया है। यहाँ पर हम ये देख लेते हैं राजा कौन था उस समय, यानी राजा, और राजा के बाद हम देखते हैं कार्य कौन सा निर्माण करवाया। कार्य यहाँ पर हमारा कार्य हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा राज्यपाल, यानी कौन सा राज्यपाल था, राज्यपाल, राज्यपाल। ठीक, तो इसका निर्माण किसने करवाया, जो पहले थे हमारे चंद्रगुप्त, हाँ चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने निर्माण करवाया था। अब ये खुद तो जाएंगे नहीं निर्माण करवाने, तो वहां का जो इनका जो राज्यपाल था वो कौन था, पुष्यमित्र वैश्य, उसने जो है इसका निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त, यहाँ पे मौर्य लिख लीजिएगा, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। इनका राज्यपाल कौन था, पुष्यमित्र वैश्य, पुष्यमित्र वैश्य ने इसका निर्माण करवाया, वैश्य ने। अगला हम देखते हैं दूसरा इसमें किसका योगदान है। तो दूसरा हमने देखा था अशोक, इन्हें अशोक जो आते हैं अगले शासक इसी के, उन्होंने इसका दोबारा निर्माण करवाते हैं, जीर्णोद्धार करवाते हैं। अशोक इसमें क्या करवाते हैं, जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार। इनके समय वो राज्यपाल कौन सा था जिसने करवाया था, वो था तुषास्प। कौन था, तुषास्प था। ठीक, अगला देखते हैं तीसरा इसमें किसका योगदान है। तीसरा हमने देखा था रुद्रदामन ने करवाया था। ये भी दोबारा जो है जीर्णोद्धार करवाया, यानी उसका सुधार करवाता है। इसका राज्यपाल कौन था, सुविशाख। रुद्रदामन जीर्णोद्धार करवाता है। इसका राज्यपाल कौन है, तो इसका जो राज्यपाल है वो सुविशाख। कौन है, सुविशाख, ठीक। अगला और अंतिम जो है, अंतिम हमने देखा था गुप्त वंश के शासक कौन है, स्कंदगुप्त ने इसका दोबारा यानी पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार करवाते हैं इसका। उनके उस समय राज्यपाल कौन थे, पर्णदत्त। स्कंदगुप्त की, स्कंदगुप्त, पर्णदत्त। ये आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि मिलान करने के लिए पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त का कौन सा राज्यपाल था जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। दूसरा अशोक के किस राज्यपाल ने इसका जो है पुनर्निर्माण यानी इस पे सुधरवाया था, तो कौन सा, तुषास्प था, तुषास्प। और जो रुद्रदामन इसका कौन सा था, ये सुविशाख। और स्कंदगुप्त का पर्णदत्त था। और हमने लास्ट में देखा था कि हुंड जो थे, हुंड, उनके आक्रमण से इनका अंत होता है। तो ये सब पहले हमने पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।